हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 एटम का लेक्चर नंबर 7। फ्रेंड्स, चलिए हम एक क्विक समराइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझा। कल की क्लास में हमने एंथैल्पी को जाना कि एंथैल्पी क्या कहलाती है। एंथैल्पी किसी भी सिस्टम या फिर किसी भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जाओं का योग होता है। मान लीजिए इस निकाय को हमने एनर्जी दी, हम इस निकाय को गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि इस निकाय की एंथैल्पी बढ़ रही है। मतलब यदि हम इस निकाय को ऊर्जा दें तो इस निकाय की एंथैल्पी में वृद्धि होगी, क्योंकि ये निकाय ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। यदि हम दूसरे केस में देखें तो मान लीजिए किसी कारणवश इस निकाय से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो हम कहेंगे कि इस निकाय की एंथैल्पी ऋणात्मक है, क्योंकि इस निकाय से ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, और हम कहेंगे कि इस निकाय की एंथैल्पी में कमी आ रही है। तो हमने कल की क्लास में इस एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझा था। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने एक डेरिवेशन लिया था, वो था कि परमाणु के रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल में इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को समझाइए तथा इलेक्ट्रॉन कक्षाओं व इलेक्ट्रॉन वेग के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने अपनी पिछली क्लास में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को आसानी से समझा भी था कि आखिर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं क्या कहलाती हैं, और हमने इलेक्ट्रॉन कक्षाओं और इलेक्ट्रॉन वेग के मध्य संबंध भी स्थापित किया था, जो था R बराबर 1/4πε0 E² मीटर। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि यदि हम नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मतलब एंथैल्पी को ज्ञात कर लें, और यदि वो एंथैल्पी ऋणात्मक निकले तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ही बंधा हुआ है, नाभिक की कक्षाओं में ही परिक्रमा कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हमने अपनी पिछली क्लास में काफी डीप तरीके से समझा था। यदि आपने हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इस क्लास को कंप्लीट होने के बाद, लाइव क्विज कंप्लीट होने के बाद, आपको तुरंत ही इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारी पिछली क्लास को जरूर देखना है। फ्रेंड्स, कल का हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, इस कारण से मैंने आपके लिए कल की क्लास में पीडीएफ नहीं दिए थे। इसलिए आज की क्लास में आपको कल के और आज के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी तो आपको यही सलाह रहती है कि आपको अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाने चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम अपने डेरिवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉन की हमें कुल ऊर्जा मतलब एंथैल्पी को ज्ञात करना है, जो इस वक्त हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो हमें सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी ऊर्जाएं होंगी उन सभी ऊर्जाओं का योग निकालना है और एंथैल्पी को ज्ञात करना है। यदि एंथैल्पी लास्ट में ऋणात्मक आ गई तो हम समझ जाएंगे कि वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में समझा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि R बराबर 1/4πε0 E²/mv²। फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि सर आपने क्या समझा दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपके लिए बता दूं कि फ्रेंड्स, हमने कल की क्लास में R और V में संबंध निकाला था, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में और इलेक्ट्रॉन वेग में हमने संबंध निकाला था। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट याद करने के लिए भी कहा था कि जो R का मान होता है वो होता है 1/4πε0 E²/mv²। तो ये हमने कल की क्लास में इस संबंध को निकाला था। जी हाँ फ्रेंड्स, यही संबंध होता है R और V में। संबंध होता है R बराबर 1/4πε0 E²/mv²। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक छोटा सा पक्षांतर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, mv² को मैंने यहाँ भेज दिया, 1/4πε0 को जैसा था ठीक वैसे ही वहाँ रहने दिया, और E²/R हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ R को E² के नीचे भेज दिया है। तो यहाँ पर जो हमारा पक्षांतर होगा वो होगा mv² बराबर 1/4πε0 E²/R। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी थोड़े से समय के बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर हमने क्यों इस समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब हम 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 mv², और जब यहाँ 1/2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 1/8πε0 E²/R। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, हमें इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को ज्ञात करना है, मतलब हमें इस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, यदि आपको किसी भी डेरिवेशन को आसानी से समझना है तो आपको उसका मेन मोटिव याद रखना चाहिए। जैसा कि हमारे इस डेरिवेशन का जो मेन मोटिव है वो है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, हमें उसकी कुल ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक की चारों ओर गति कर रहा है, तो हम हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को जानेंगे। तो गतिज ऊर्जा होती है 12mv²। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपके लिए बता दूं कि किसी भी कण जिसका द्रव्यमान m हो और वो v वेग से गति कर रहा हो, तो उसके लिए जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है 12mv², मतलब 1/2 mv²।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने पहले ही माना था कि m है और मान लीजिए कि वो भी वेग से गति कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो हो जाएगी 1/2 mv²। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1/2 mv² का मान पहले से ही निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों इस इक्वेशन में 1/2 का गुणा किया था। तो फ्रेंड्स हमने मान निकाल लिया है कि 1/2 mv² का मान है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r। तो फ्रेंड्स इसे हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। चलिए हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए बता दूं कि जैसा कि सर हमें अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम जितने भी डेरिवेशन, जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह कर रहे हैं, वो सब सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ही आधार बनाकर कर रहे हैं। अभी हमें नहीं मालूम है कि परमाणु का जो अपडेटेड वर्जन है, परमाणु का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है, क्या वास्तव में होता है। लेकिन मैं आपके लिए छोटी सी बात बता दूं कि जो हम अपने आगे आने वाले चैप्टर नाभिक में पढ़ेंगे कि किसी परमाणु में उसकी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक में ही रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं। चलिए इतनी बात तो हमने समझ ली। आगे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर अनियमित गति करते ही रहते हैं। जी हाँ, किस कोई चलिए तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में चारों ओर परिक्रमा करता रहता है और वो हर वक्त मोशन में रहता है। जी हाँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में हर वक्त गति में ही रहता है, लेकिन हमने माना कि वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन काफी कम समय के लिए रुका होगा। जी हाँ, हमने माना कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में काफी कम समय के लिए रुका होगा। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि यदि कोई भी वस्तु है तो उसमें किसी ना किसी प्रकार से ऊर्जा रहती है। यदि कोई वो वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, और यदि कोई वो वस्तु गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो हमने माना कि उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन काफी कम समय के लिए रुका होगा। जैसे ही वो परमाणु में इलेक्ट्रॉन रुका, ठीक उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। जी हाँ, तो अब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम किस कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। लेकिन हमने माना कि काफी कम समय के लिए इलेक्ट्रॉन रुका होगा, और जैसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन रुका, ठीक उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। और अब हम हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमें इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को ज्ञात करना है। जी हाँ, हमें इस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को ज्ञात करना है, और यदि वो ऋणात्मक निकली तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से ही बंधा हुआ है। वो नाभिक के चारों ओर ही परिक्रमा करता रहता है और अपनी कक्षाओं को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो इसके सिलसिले में हमने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है, और हमने कल्पना की कि उस परमाणु में वो इलेक्ट्रॉन काफी कम समय के लिए रुका होगा, और जैसे ही वो काफी कम समय के लिए रुका, ठीक उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। स्टूडेंट्स, अब हम उस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए बता दूं कि इसे हम ES से दर्शाएंगे, और ES बराबर होगा -2E के। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है ES बराबर -2E के। फ्रेंड्स, मैं अपने लेक्चर को, अपने इस डेरिवेशन को काफ़ी ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस डेरिवेशन को आप स्मूथली समझ लें, काफ़ी आसानी से आपको इस डेरिवेशन को समझ में आ जाए, और बोर्ड के मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर सिंपली बता दिया है कि ES बराबर होता है -2E के। मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो -2 गुनी होती है गतिज ऊर्जा की। फ्रेंड्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया है तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि कोई भी 10 स्टूडेंट कमेंट कर दें कि सर आप हमें ये कंसेप्ट बताइए, तो मैं आपके लिए उस कंसेप्ट के लिए अलग से 5 से 7 मिनट की वीडियो को लेकर आऊँगा। क्योंकि मैं आपकी इस डेरिवेशन को लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। यदि बोर्ड एग्जाम में भी आता है तो आपको अभी थोड़ी देर बाद PDF तो मिल ही जाएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, और यहाँ पर आपको सिंपली ही लिखना है ES बराबर -2E के। तो ES बराबर हो जाएगा -2। यहाँ पर E के का हमें मान रखना है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। यहाँ हम -2 से 8 को कैंसिल करेंगे, जो कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और E²/r पहले से ही है। तो ES बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r, जिसे हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की कुल एंथैल्पी, कुल ऊर्जा को, जो कि इस वक्त हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी के मद्देनजर हमने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया, और हमने अब इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को भी ज्ञात कर लिया है। एक छोटा सा रिलेशन आपको यहाँ पर याद रखना है, और
आगे आने वाली वीडियो में तो आपको बता ही दूंगा कि आखिर ये रिलेशन कहाँ से आया है, यदि कोई भी 10 स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 और इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को दे दिया है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी को ज्ञात करेंगे। तो हमने उसे ET से दर्शाया, मतलब टोटल एनर्जी बराबर होगा E के मतलब गतिज ऊर्जा प्लस ES मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, ET बराबर हो जाएगा, E के का मान रख रहे हैं हम 1/8 में एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें प्लस लगाना है, लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस है स्थितिज ऊर्जा दी गई है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कारण से यहाँ हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। स्टूडेंट्स, यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और यस टाइप कर दीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं कि यहाँ तक इस डेरिवेशन के इस पोर्शन तक हम कैसे पहुंचे हैं, हमने किन किन कॉन्सेप्ट को समझा है। चलिए हम अपने डेरिवेशन को लास्ट की ओर ले चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R और -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R तो पहले से ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ क्या बचा 1/2। ध्यान दीजिए, यदि आप 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको ज्यों का त्यों मिल जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/2 और यहाँ बचा केवल -1। तो फ्रेंड्स, आगे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। और देखिए दोस्तों, यदि हम आधे में से एक को घटाएंगे तो हमें माइनस आधा मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे -1/2। 1/2 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। और जो आपको लिखना नहीं बोलना है वो है जूल। तो फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। ध्यान दीजिए, इस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। हम आसान शब्दों में लिखें, चूंकि नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। यहाँ पर जाकर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। बस फ्रेंड्स, यदि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं तक सॉल्व करना है। आपको लास्ट एट द एंड सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। और जैसे ही आप ये सिद्ध कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है, तो आप वैसे ही सिद्ध कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होता है हैज प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फिर से हम क्विक समराइज कर लेते हैं कि आखिर क्या होता है डेरिवेशन। एक बार फिर से हम क्विक रिवाइज करने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि बोर्ड के मद्देनजर ये डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, हम जानते हैं कि R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। हमने अपने पिछली क्लास में इस रिलेशन को समझा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन कक्षा और कक्षा वेग में संबंध होता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा पक्षांतर किया, mv स्क्वायर को यहाँ भेज दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R को यहाँ E स्क्वायर के नीचे भेज दिया तो हो गया E स्क्वायर अपॉन R। तो टोटल हो गया mv स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर आप जान चुके हैं कि क्यों हमने दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा किया है। जब हम LHS में 1/2 का गुणा करेंगे तो वहां हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। जब हम RHS में 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जो कि 1/2 का गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने एक प्रकार का इक्वेशन बना लिया है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को जानने की कोशिश करते हैं जो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। चूंकि वो इलेक्ट्रॉन गति में है तो उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी E के बराबर हाफ mv स्क्वायर। जी हाँ, किसी भी कण की गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे हमने हाफ mv स्क्वायर का मान निकाल लिया है। यदि आपने पहले नहीं समझ पाया होगा कि क्यों हमने इस इक्वेशन में 1/2 का गुणा किया है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हमने यहाँ 1/2 का गुणा किया था। क्योंकि हमें 1/2 का गुणा करने पर 1/2 mv स्क्वायर का मान मिल जाएगा, वो है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R, जो कि हमने यहाँ रख दिया है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो हो गई है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R, जिसे हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। फ्रेंड्स, हमने माना था कि इलेक्ट्रॉन काफी कम समय के लिए रुका होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन रुका उसमें आ गई स्थितिज ऊर्जा और हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। हमने एक छोटा सा रिलेशन भी समझा कि स्थितिज ऊर्जा होती है वो माइनस दोगुनी होती है गतिज ऊर्जा की।
तो ES बराबर हो जाएगा -2, E की का मान हम रख देंगे 1/8πε0 d² क्योंकि -2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -1/4πε0 d²। इसी दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी जो हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो इसी के मद्देनजर हमने इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है और दूसरे नंबर पर हमने इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। तो अब हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी को ज्ञात करेंगे, जिसे हमने दर्शाया है ET से। तो यहाँ पर EK प्लस ES मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ET बराबर हो जाएगा 1/8πε0 e²/r। यहाँ हमने समीकरण 1 से इसका मान रख दिया है। ध्यान दीजिए यहाँ हमें लिखना है प्लस, लेकिन ES का मान है -1/4πε0 e²/r, तो यहाँ हो जाएगा -1/4πε0 e²/r। तो फ्रेंड्स यहाँ हम 1/8πε0 को लिख सकते हैं 1/2 × 4πε0 e²/r माइनस 1/4πε0 e²/r। फ्रेंड्स यहाँ हम कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ हमने कॉमन लिया 1/4πε0 e²/r। देखिए फ्रेंड यहाँ पर बचेगा 1/2। जी हाँ, यदि आप 1/2 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/8πε0 e²/r। यहाँ बचेगा -1। तो फ्रेंड्स यहाँ हम लिखेंगे ET बराबर 1/4πε0 e²/r, और यदि हम आधे में से एक को घटाएंगे तो हमें माइनस आधा ही मिलेगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी हो जाएगी, वो हो जाएगी -1/8πε0 e²/r, और जिसे आपको लिखना नहीं बोलना है वो है जूल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है, जो कि है ऋणात्मक। तो इस कारण से सिद्ध होता है चूंकि नाभिक के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी ऋणात्मक है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है, तथा सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही परिबद्ध रहते हैं। यहाँ पर हमारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बारी है हमारे इस डेरिवेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हल दिया है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। हम सभी जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ET बराबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में जाना कि वो होती है -1/8πε0 e²/r। तो फ्रेंड्स ET बराबर हम लिख सकते हैं -1/2 × 1/4πε0 e²/r। आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको अलग अलग क्यों लिख दिया है। तो आगे हम लिखेंगे ET बराबर -1/2। हम सभी जानते हैं कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹। जी हाँ, यदि आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹। और यहाँ पर E का मान, जो कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, चूंकि उसका वर्ग करना है तो यहाँ पर हमने लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे लिए R का मान दिया गया है, वो है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका मान SI पद्धति में होगा 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हमने R का मान लिख दिया है 10⁻⁻10। तो यहाँ पर आगे हम लिखेंगे ET बराबर -1/2 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻⁻19 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का होल स्क्वायर जब होगा तो हो जाएगा 2.56, और जब 10⁻⁻19 का हम वर्ग करेंगे तो हम जानते हैं कि यदि घातों के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻38 और अपॉन में 10⁻10 पहले से ही है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे ET बराबर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम 9 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा -4.5, और 2.56 को हमने इंटू में लिख दिया 10⁻9 माइनस 10⁻38। यहाँ पर 10⁻10 ऊपर जाके हो जाएगा +10। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 10⁻9 - 38 + 10। फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हो जाएगा ET बराबर, जब हम -4.5 का 2.56 में गुणा करेंगे तो वो होगा 11.52। इसके बाद देखिए प्लस के 9 और प्लस के 10 हो जाएंगे प्लस के 19 और माइनस के 38। तो 10⁻19 - 38। यहाँ पर हम आगे लिखेंगे ET बराबर -11.52 × 10⁻19। जी हाँ, जब हम 19 में से 38 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 10⁻19, और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो है जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है या फिर हम कहें एंथैल्पी, वो है -11.52 × 10⁻19 जूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 9 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के मार्ग पर वृत्तीय गति कर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हल दिया है
वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r बराबर 9 एंगस्ट्रॉम। हम सभी जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -10, तो यहाँ पर 9 एंगस्ट्रॉम का मान हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात -10 मीटर। चलिए तो अब हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा या फिर एंथैल्पी को जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में एक डेरिवेशन किया है जो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। तो यहाँ पर ET बराबर -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि हम -1/8 पाई एप्सिलॉन 0 को लिखेंगे -1/2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E²/r। तो -1/2 हम सभी जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर E का मान हमने रख दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि हमें उसका स्क्वायर करना है। तो हमने 1.6 इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर कर दिया है यहाँ पर, और हमने R का मान रख दिया है 9 गुणा 10 की घात -10 मीटर। -1/2 देखिए फ्रेंड, यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻⁹। यहाँ पर जब हम स्क्वायर करेंगे 1.6 का तो यहाँ हो जाएगा 2.56, और जब हम 10⁻⁻⁹ का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻⁻38। तो फ्रेंड्स हम आगे लिखेंगे ET बराबर, जी हाँ, जब हम 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, इंटू में लिख दिया हमने 2.56। देखिए अब हम 10 की पावर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमने लिख दिया 10⁻9 - 38, और यहाँ पर जो 10⁻10 है वो ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻10। तो हमने लिख दिया 10⁻9 - 38 + 10। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ET बराबर जब हम -0.5 का 2.56 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -1.28, और जब हम 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 9 + 10 हो जाएगा 19 - 38। तो आगे हम लिखेंगे ET बराबर -1.28 इंटू 10⁻⁻19, और आपको जो लिखना नहीं भूलना है वो है जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होगी, या फिर हम कहें कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एंथैल्पी होगी वो ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से ही बंधा हुआ है। फ्रेंड्स कल जो हमारा पहला क्विज हुआ था उसके टोटल पॉइंट्स थे, पहले क्विज की टोटल पॉइंट्स थे वो थी टोटल 5000। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ये सब पॉइंट हासिल किए हुए हैं वो सारे 5000 में से ही किए हुए हैं। तो चलिए मैं अब विनर्स के नाम आउट कर देता हूँ। 2318 अंकों के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया है प्रगति ने। 2353 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है नितिशा ने। 2579 अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है अंजलि ने। 2612 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है दिशा ने। 2690 अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है शीतल ने। 2697 अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है गौरंग ने। 3517 अंकों के साथ 3रा स्थान प्राप्त किया है सृजल ने। 3528 अंकों के साथ 2रा स्थान प्राप्त किया है रिंकी ठाकुर ने, और 3704 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है मुस्कान। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स। कल के दूसरे क्विज के जो टोटल पॉइंट्स थे वो भी टोटल 5000 ही थे, तो मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने पॉइंट्स हासिल किए हैं वो सब 5000 में से ही किए हैं। तो चलिए मैं अब विनर्स के नाम को आउट कर देता हूँ। तो 2584 अंकों के साथ 10वां स्थान प्राप्त किया है रिंकी ने। 3328 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया है दिशा ने। 3441 अंकों के साथ 8वां स्थान प्राप्त किया है भावना ने। 4000 अंकों के साथ 7वां स्थान प्राप्त किया है निकिता ने। 3183 अंकों के साथ 6वां स्थान प्राप्त किया है साक्षी ने। 4352 अंकों के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है खुशबू ने। 4396 अंकों के साथ 4था स्थान प्राप्त किया है स्टेजल ने। 4469 अंकों के साथ 3रा स्थान प्राप्त किया है आदि ने। 4537 अंकों के साथ 2रा स्थान प्राप्त किया है गौरंग ने, और 4559 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है मुस्कान ने। तो वेल डन ऑल स्टूडेंट्स। क्योंकि आज की क्लास में हमने केवल डेरिवेशंस को ही पढ़ा है, तो आज की क्लास में हमारा क्विज नहीं होगा, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।